स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था अबाउट सब प्रोसीजर्स, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। सब प्रोसीजर हमने पढ़ा था कि ऐसे एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम जिसमें कोई हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, कोई एक्टिविटी हो रही होगी, ठीक है। और फिर हमारे पास फंक्शन प्रोसीजर थे। इनमें भी हम एक कोड को अलग से करके लिख देते हैं किसी फंक्शन का, और दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फंक्शन प्रोसीजर में डिफरेंस ये था कि ये कोई ना कोई वैल्यू भी रिटर्न करता है, जबकि सब प्रोसीजर में वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही होती। और जिस वैल्यू को हमने रिटर्न करना होता है उसे हम फंक्शन नेम में सेव कर देते हैं, फंक्शन नेम को इक्वल कर देते हैं रिटर्न वैल्यू के। और ज़रूरी नहीं होता कि ये हमेशा वैल्यू रिटर्न करे, लेकिन मोस्टली ये वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। जैसे हमारे पास सिंपल C++ में फंक्शंस होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये भी काम करता है। अब इसने वैल्यू तो रिटर्न करनी है आफ्टर प्रोसेसिंग, लेकिन हम इसको पहले कुछ पैरामीटर्स, कुछ इनपुट वैल्यूज़ भी देते हैं जिनकी बेस पे ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। तो हम आर्गूमेंट पासिंग भी पढ़ते हैं। ये जो वैल्यूज़ हम इसको एज ए इनपुट देते हैं प्रोग्राम में, उनको हम बोलते हैं आर्गूमेंट्स। और आर्गूमेंट पासिंग में हम ये पढ़ेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में फंक्शन को किस तरह, कौन से मेथड्स के साथ वैल्यू पास कर सकते हैं। और ये हमारे पास दो मेथड्स हैं बेसिकली। एक तो बाय रेफरेंस होता है और दूसरा होता है बाय वैल्यू। एक मेथड है बाय रेफरेंस और दूसरा मेथड क्या है, बाय वैल्यू। अब बाय रेफरेंस में ये होता है बेसिकली कि हम एड्रेस पास करते हैं। जब हम पैरामीटर लिखते हैं तो हम पैरामीटर का एड्रेस पास करते हैं, और वो उस एड्रेस को देख के वैल्यू को रीड कर लेता है। और जब हम वैल्यू पास करते हैं तो हम बेसिकली एड्रेस नहीं बता रहे होते, हम डायरेक्टली वैल्यू बता रहे होते हैं कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। हम वो वैल्यू पास करते हैं और वो वैल्यू जाके अलग से सेव होती है और फिर वो उसको यूज़ करता है। अब लेकिन दिस इज डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई काम कर रहे होते हैं अपने फंक्शन में, विजुअल बेसिक में, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बाय रेफरेंस ही पास कर रहा होता है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ कि s इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ a, तो मैंने स्क्वायर एक फंक्शन बनाया हुआ था और उसको मैंने एक वैल्यू पास की है। मैंने ये नहीं लिखा 2, 3, 4, 5, मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है a। और a क्या करेगा, बेसिकली a का एड्रेस उसके पास जाएगा और वो उस एड्रेस पे देखेगा कि हमारे पास कौन सी वैल्यू जो है वो यूज़ a में मौजूद है, फिर उस वैल्यू को उस एड्रेस से रीड कर लेगा। क्या इसके बाद हमारे पास इसका एडवांटेज ये होता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बनती। एक्चुअल वैल्यू जो होती है, हमने एड्रेस भेजा है, वो ए को चेक करेगा, वहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू है उसको रीड करेगा और वही वैल्यू अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ कर लेगा। अब जो दूसरा मेथड है उसमें हमारे पास बेसिकली वैल्यू पास हो रही होती है। वैल्यू पास होने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो यूज़ नहीं होती, उसकी एक नई कॉपी बन जाती है उस मेथड में, फंक्शन में जाके, जहाँ पे हमने उसे यूज़ करना है। तो जब हमने बाय वैल्यू पास करना होता है तो हम क्या करते हैं, बाय वैल्यू x एज इंटीजर लिखते हैं। जहाँ पे आपने पढ़ा था कि हमारे पास x में अगर हमने वैल्यू पास करनी है तो जो अभी हमने फंक्शन डिक्लेरेशन पढ़ी थी, यहाँ पे पैरामीटर, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ x एज इंटीजर, तो इसका मतलब हो गया कि ये एक x वैल्यू एज ए इंटीजर इनपुट लेगा। लेकिन यहाँ पे ये बाय रेफरेंस है। x मीन किसी भी वेरिएबल का एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे वो वैल्यू मौजूद है। और जब मैं यहाँ पे बाय वैल्यू लिख दूंगी तो इसका मतलब ये होगा कि बाय वैल्यू x एज ए इंटीजर, कि वो क्या करेगा, a की वैल्यू, जो a में वैल्यू मैंने पास की है उसको x के अंदर कॉपी कर देगा। a और x दो डिफरेंट, यहाँ पे ये a था ना, तो जब मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे s इक्वल्स टू SQR A लिखती हूँ, तो मैं अगर आपको डिफरेंस बताना चाहूँ तो यहाँ पे बेसिकली डिक्लेरेशन में ही आ जाता है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्राइवेट सब फंक्शन, ठीक है। प्राइवेट सब फंक्शन SQR है और इसके अंदर मैं लिखती हूँ x एज इंटीजर, ठीक है। और ये रिटर्न वैल्यू आ जाएगी
एज इंटीजर कि ये कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और s इज इक्वल टू मैं लिखती हूँ SQRA। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में बाय रेफरेंस में मेमोरी के ऊपर हमारे पास, मैं अगर आपको बता के बताऊँ तो सिर्फ एक सेल बनेगा और वो वैल्यू यहाँ पे अगर 34 स्टोर है तो ये a का मतलब है 34, यहाँ पे डायरेक्टली 34 आ जाएगा। a और x दो अलग अलग वेरिएबल नहीं बनेंगे, ये एक ही एड्रेस को शेयर करेंगे कि जो एड्रेस a का होगा वही एड्रेस x का हो जाएगा और एक जगह पे वैल्यू स्टोर है उसको वो यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर यही हम बाय वैल्यू करेंगे, अगर मैं इसी को यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ बाय वैल्यू, तो अब इसमें क्या होगा, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास मेमोरी में दो वेरिएबल्स बनेंगे, एक a का और एक x का। a का जो वेरिएबल है उसमें 34 स्टोर होगा और फिर जो x है वो अलग से एक वेरिएबल बनेगा और वो अपना 34 उसको कॉपी कर लेगा और स्टोर करेगा, दो मेमोरी स्पेसेस को ये अलग अलग यूज़ करेगा। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट बाय रेफरेंस ही यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें हमारा मकसद तो पूरा हो रहा होता है, जो हमने वैल्यू एज ए इनपुट देनी है वो हमारे प्रोसीजर को मिल रही होती है। तो ये माइनर सा डिफरेंस है इनमें कि बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस में कैसे हम ट्रांसफर करते हैं। आगे सब प्रोसीजर और फंक्शन प्रोसीजर के डिफरेंसेस हैं, ये आपको ने पढ़ लेने हैं। इसके बाद आपके पास है ऑप्शनल आर्गुमेंट्स। ऑप्शनल आर्गुमेंट्स का मतलब ये है, आपने इससे पहले C++ भी पढ़ी है, जब हम यहाँ पे लिख देते हैं x एज इंटीजर y एज इंटीजर, तो इसका मतलब है हमने इसे एक वैल्यू, यहाँ पे अब ये a लिखना ज़रूरी था क्योंकि इसने एक वैल्यू एज ए इनपुट लेनी है। अगर मैं यहाँ पे a नहीं लिखूंगी, s इज इक्वल टू स्क्वायर सिर्फ लिख दूंगी तो वो एरर दे देगा, वो कहेगा इस फंक्शन को तो एक वैल्यू इनपुट में चाहिए, वो आपने यहाँ पे पास ही नहीं की, इसके अंदर एक वैल्यू कोई ना कोई देना ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि सम टाइम वैल्यू प्रेजेंट हो और सम टाइम अगर वैल्यू नहीं है तो हम उसे स्किप भी कर दें, तो हम यहाँ पे ऑप्शनल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब मैं s इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a लिखूंगी तब भी ठीक है, उसे एक वैल्यू मिल गई है, और अगर मैं यहाँ पे a नहीं लिखती तब भी कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने लिखा था कि ये जो इनपुट वैल्यू है ये ऑप्शनल है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसके लिए हम सिंपल ऑप्शनल का कीवर्ड इसके साथ यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास है ऑप्शनल जो वेरिएबल्स हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि अगर यहाँ से कोई वैल्यू पास नहीं हुई तो हम फिर क्या करेंगे, हमने ये कहा कि यहाँ पे वैल्यू आ जाए गुड, x में वो वैल्यू चली जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई तो फिर x एक जो इंटीजर था उसमें कौन सी वैल्यू हम यूज़ करेंगे, तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू भी असाइन कर देते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से इक्वल टू 9 लिख दूँ, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे a आया है तो वो 34 इसमें आ जाएगा, लेकिन अगर a पास नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू 9 सिलेक्ट कर लेगा और उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करके उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर दे देगा। तो हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू, एक ये कह लें कि एक ऐसी वैल्यू जो अगर इनपुट मिसिंग है तो उसकी जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वो हम इसमें सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास है नेम्ड आर्गुमेंट्स। नेम्ड आर्गुमेंट्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि हम, ये आपके कोर्स में ऐसे शामिल नहीं है लेकिन हम इनकी डेफिनेशन सिर्फ पढ़ लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो। विजुअल बेसिक प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ नेम्ड आर्गुमेंट एज शॉर्टकट फॉर टाइपिंग आर्गुमेंट्स वैल्यूज। अगर हमने वैल्यूज लिखनी है, बार बार उन्हें यूज़ करना है, तो बजाय इसके कि हम बार बार उनको यूज़ करें, हम उनको नाम दे देंगे कि ये इसके आर्गुमेंट्स हैं एन एक्स, उसको हम एक नाम दे देंगे, एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, तो अब जहाँ पे भी हम एक्स यूज़ करेंगे वहाँ पे वैल्यू 1 यूज़ हो जाएगी क्योंकि हमने उसको नाम दिया हुआ है। तो अगर हम इनपुट वैल्यूज को नाम देना चाहें तो हम वो भी इनको असाइन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन सिर्फ आपने पढ़नी है जो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। इसके बाद इनडेफिनिट आर्गुमेंट्स हैं। जनरली द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन द प्रोसीजर कॉल मस्ट बी द सेम एज इन द प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। द पैराम array keyword is used to specify a procedure that can accept any number of arguments। अब ये ऑप्शनल के लिए है, जैसे हमने पढ़ा था कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि वो 2 एलिमेंट्स लेगा, 3 एलिमेंट्स लेगा, 4 एलिमेंट्स लेगा, इनपुट में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, तो हम उसके लिए यहाँ पे पैरम एरे का वर्ड यूज कर देंगे
और उससे क्या होगा कि अब हमारे पास यहाँ पे हमने एक ऐसी एरे बना दी है जिसमें वो मल्टीपल वैल्यूज ले सकता है, पैरम एरे। और यहाँ पे हम कोई भी एरे एज ए नेम दे देंगे कि वो एक वैल्यू भी ले सकता है एज ए इनपुट, 2, 3, 4 जितनी वैल्यूज हम उसको देना चाहेंगे वो उनको एक्सेप्ट करके उनके अकॉर्डिंग काम कर लेगा। तो अगर हम नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज फिक्स नहीं करना चाह रहे तो हम ये पैरम एरे का कीवर्ड यूज करते हैं। ओके, इसके बाद ये है कि हम एरे में कोई ना कोई आर्गुमेंट्स में इनपुट में अगर हमने एरे पास करनी है। एरे पास करने का मतलब ये है कि ये तो हो गया एक एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद हो गया दो एलिमेंट्स के लिए, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ और हम इसको नीचे चेंज करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसे लिखती हूँ, स्क्वायर रूट का एक फंक्शन था और इसमें अगर मैंने दो एलिमेंट्स देने हैं तो एक्स एस इंटीजर हो गया, फिर कॉमा के साथ y एज इंटीजर, जितने भी देने हो वो हम दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फिक्स नहीं होती। अब अगर मैं चाहती हूँ कि x y z ना हो बल्कि एक ही एलिमेंट एरे हो और उसके 10 या 15 एलिमेंट्स वो मैंने पूरे पास करने हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो एरे को लिखने का जो मेथड होता है हम उसी वे में इसे लिखेंगे, एरे का नाम और उसके बाद यहाँ पे अगर हम एलिमेंट्स फिक्स करना चाहते हैं तो लिख देंगे, अगर नहीं फिक्स करना चाहते तो खाली ब्रैकेट एस इंटीजर। उसकी डेटा टाइप जरूर बतानी है कि जो ये एरे आएगी इसमें इंटीजर वैल्यूज होंगी और वो उनको एक्सेप्ट करके फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेगा। तो हम पूरी एरे भी बना सकते हैं आर्गूमेंट्स के अंदर। और जब हम इनको पास करते हैं, वैल्यू जब हम पास करेंगे किसी भी फंक्शन को तो हम कॉल करने वाले के वक्त क्या लिखेंगे, एरे ऑफ, या हम सिर्फ एरे का नाम पास करते हैं एन ऑफ आई या एरे ऑफ आई। जैसे ये आपके पास एक्स एरे है तो हम इसमें सम का अगर एक आर्गुमेंट बनाते हैं तो हमने अगर इस स्क्वायर फंक्शन को कॉल करना था इस एरे के लिए, इसमें कोई वैल्यू पास करनी है तो स्क्वायर ऑफ लाइक ए मैं लिखूंगी। अब ए एक पूरी एरे होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिन ए ऑफ 10 एज इंटीजर, ये मैंने एक एरे बनाई थी और ये वो फंक्शन था जो कि एक एरे वैल्यू को, एरे को, पूरी एरे को इनपुट ले रहा है। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी कि आंसर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ, वो क्या करेगा, इन 10 एरेज की वैल्यूज के स्क्वायर कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ जो एरे में पास कर रही हूँ, इनपुट दे रही हूँ, उसका नाम आएगा, उसका एड्रेस, उसकी लेंथ साथ नहीं आती कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ए, अब ये पूरी एरे जाएगी 0 से 9 तक जितने एलिमेंट्स हैं इसमें 10 के 10 वो इस एक्स में पास हो जाएंगे। okay. अगर हमने सिर्फ कोई एक वैल्यू पास करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। उसका मेथड भी यही होगा कि अगर हमने पूरी एरे पास नहीं करनी थी, यहाँ पे एक्स एज इंटीजर था लेकिन यहाँ पे ये ए एरे है, तो मैं इसका एक एलिमेंट दे देती हूँ एरे ऑफ 0, तो ये जो 0 लोकेशन पे एलिमेंट है उसको पास कर देगा। और अगर मैंने इसका थर्ड वाला एलिमेंट पास करना है तो ए ऑफ 3, तो वो जो तीसरी लोकेशन पे वैल्यू मौजूद है वो एक्स को पास हो जाएगी और ये उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर हमें रिटर्न कर देगा। इसके बाद रिटर्निंग एरे फॉर फंक्शन है, ये आप लोगों ने पढ़ना है, मुझे बताना है कि इसमें क्या है। पासिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एज आर्गुमेंट्स, ओके। एग्जिट फंक्शन, एडिंग प्रोसीजर यूजिंग मेन्यूज, ओके। यहाँ तक मॉड्यूल से पहले पहले 10.16 तक अब आप बाकी टॉपिक्स आपकी रीडिंग के लिए हैं। इसके अलावा जो एग्जाम्पल प्रोग्राम्स हैं वो भी आपने करने हैं। अगर उनमें से कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम में कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो वो आप मुझसे पूछ लें, मैं वो आपको डिस्क्राइब कर दूँगी। अदरवाइज मैं खुद से अब एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करवाऊँगी क्योंकि आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं भी अब सिर्फ अपना कोर्स कंप्लीट करवाने की तरफ जाऊँगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें तो फिर मैं आंसर कर दूँगी। 10.16 तक अब आप लोगों ने आगे इनकी रीडिंग करनी है क्योंकि ये सिर्फ रीडिंग के लिए ही थोड़े से टॉपिक है। उसके बाद मॉड्यूल्स आ जाता है। मॉड्यूल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को, बल्कि मॉड्यूल भी छोटा सा एक टॉपिक है, ये भी आपने पढ़ना है कि मॉड्यूल क्या होता है और प्रोसीजर और मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है। ये चैप्टर आपने कंप्लीट एंड तक पढ़ना है और ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद
अब हम नेक्स्ट डेटाबेस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपके इससे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बुक डेटाबेस से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा दूँगी। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं फिर एक लेक्चर दोबारा उन क्यूरीज पे रख के उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करवा दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।